सुबह का समय है। गांव की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही है। चाय की टपरी पर भीड़ कम है। सिर्फ राजेंद्र काका और सोहन चाय की प्याली लिए बैठे हैं। अरे सोहन, सुना है कल रात किसी के घर नई दुल्हन आई है। बता जरा, किसके घर बारात उतरी थी? हाँ काका, सही सुना आपने। हमारे गांव के कैलाश की शादी हुई है। कल रात ही उसकी नई दुल्हन घर आई है। सोहन की बात सुनते ही काका का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई और वो गहरी सोच में डूब गए। काका, क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों चुप हो गए? लगता है कुछ पुरानी बात याद आ गई है। सोहन, तू अभी छोटा है, तुझे बहुत कुछ पता नहीं। इस गांव में जब भी कोई नई दुल्हन आती है, उसके साथ एक अजीब साया भी आता है। साया? कैसा साया काका? आप तो मुझे डरा ही रहे हो। देखो काका, अब तो आपने आधी बात बता दी है, पूरी बात भी बताइए। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर इस गांव का ऐसा कौन सा राज है जिसे सब छुपाते फिरते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा। ये उस समय की कहानी है जब इस गांव में पहली बार अजीब हादसे हुए थे। काका की आवाज में ऐसा कंपन था मानो कोई गहरी दबी हुई बात अचानक बाहर आ रही हो। सोहन की जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उत्सुकता साफ झलक रही थी। काका, प्लीज अब सस्पेंस मत बनाइए, पूरी कहानी सुनाइए ना। चाहे जितनी डरावनी क्यों ना हो, मैं सुन लूंगा। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी। हमारे ही गांव के छोर पर जो टूटी फूटी झोपड़ी है ना, आज लोग उसे सुनसान और अपशकुनी जगह मानते हैं, लेकिन कभी वहां एक परिवार रहा करता था। उस झोपड़ी में गोपाल नाम का आदमी अपनी मां के साथ रहता था। गोपाल की मां जिद पर अड़ी रहती थी कि बेटे का जल्दी विवाह कर दिया जाए। आखिरकार उसकी जिद के आगे झुककर गोपाल ने विवाह किया, और वो भी महज 18 बरस की लड़की से। गोपाल की शादी से उसकी मां बहुत खुश थी, सोहन, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान ने उनकी कच्ची झोपड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया। बेबस होकर उन्हें सामने वाले पक्के घर में जाकर रहना पड़ा, जहां मनोहर अपने परिवार संग रहा करता था। उस वक्त मनोहर ने गांव छोड़ने से पहले अपने घर की चाबी गोपाल की मां को सौंप दी थी, और यहीं से उनकी किस्मत ने अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। पहले मनोहर साल में कभी कभार अपने घर आ जाया करता था, दरवाजों की देखभाल कर लेता था। लेकिन जिस दिन उसके छोटे बेटे ने नई दुल्हन घर में लाई, उसी के कुछ ही समय बाद एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि उसके बाद मनोहर भी कभी इस गांव लौटकर नहीं आया। जब गोपाल अपनी मां और दुल्हन के साथ मनोहर के घर में रहने पहुंचा, तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। घर बड़ा था, पक्का बना हुआ, जैसे तूफान का असर ही उस पर ना हुआ हो। लेकिन बेटा, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो घर कभी खाली नहीं था, उसमें पहले से कोई और बसा हुआ था। कौन था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मनोहर के घर में गोपाल ने अपनी मां और पत्नी के साथ जैसे अपना घर बसा लिया हो। नई दुल्हन दिन भर पायल की खनक के साथ काम करते रहती थी। नए घर के काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक घटना घटी। नई दुल्हन अभी अभी नहाकर तैयार हुई थी। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर आईने में खुद को निहार रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे हर लड़की शादी के बाद नए जीवन का सपना देखती है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजा धीरे से छर्र की आवाज के साथ खुला हो। वो चौंक कर पलटी, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, और फिर से आईने की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी आईने में उसने साफ देखा, उसके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, धुंधली और हिलती डुलती। उसकी आंखें जैसे लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो घबराकर तुरंत पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजे से धुएं का गुब्बार उठने लगा। धीरे धीरे वो धुआं उसकी तरफ बढ़ा और पूरे जिस्म को चारों तरफ से घेर लिया। दुल्हन ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई, और फिर धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। 3 दिन तक वो होश में नहीं आई।
गोपाल बेचारा परेशान रहा। उसे लगा शायद मां बनने वाली है, इसीलिए तबीयत बिगड़ गई। लेकिन जब गांव की बड़ी बूढ़ियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल चिंता में बाहर बैठा ही था कि अचानक दुल्हन चीखते हुए कमरे से बाहर निकली। आंखें डरी हुई, सांसें तेज, और वो लगातार चिल्ला रही थी। देखो, देखो, वहां कोई लटक रहा है। उसकी आंखें बाहर निकली हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है और उसका शरीर हवा में झूल रहा है। गोपाल जी, जल्दी देखो, कहीं देर ना हो जाए। गोपाल हक्का बक्का रह गया। वो दौड़कर उसके साथ कमरे में गया, पर अंदर कुछ भी नहीं था। न कोई औरत, न कोई परछाई। बेचारी दुल्हन कांप रही थी। नई दुल्हन को सुलाने के बाद गोपाल जब घर के बाहर आया तो देखा कि उसकी मां चौखट पर लेटी हुई आराम कर रही थी। मां, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? अभी अभी दुल्हन चीख रही थी। वो कह रही थी कि कोई औरत लटकी हुई है और वो चिल्ला रही है। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है तेरी दुल्हन पर किसी बुरी साया का असर हो गया है। कल शाम की ही बात है, मैं आंगन में बैठी थी, तेरी दुल्हन कमरे में थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो किसी से बातें कर रही है। कभी हंस रही थी तो कभी ऐसे झगड़ रही थी जैसे सामने कोई खड़ा हो। पहले तो मुझे यही लगा कि तू ही है, लेकिन जब तू घर आया तब मुझे समझ में आया कि तेरी दुल्हन तो अकेली थी। वो कमरे में किसी से बातें कर रही थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। मां, मैं मानता हूं कि तुम परेशान हो और मैं भी दुल्हन को इस हालत में देखकर परेशान हूं, लेकिन ये साया वैसा कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, मैं औरत हूँ और औरत की आंख धोखा नहीं खाती। मैंने कल अपनी आंखों से देखा है, तेरी दुल्हन किसी अनजानी चीज से बातें कर रही थी। तू चाहे माने या न माने, पर इस घर में कुछ है, और अगर तूने जल्दी कोई उपाय न किया तो ये हम सबको निगल जाएगा। गोपाल अपनी मां के कहने पर ऊंचा को बुलाने गया था। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के सवाल उमड़ते रहे। क्या सचमुच दुल्हन पर किसी साया का असर है, या यह सब मां का वहम है? शाम होते होते वह खाली हाथ लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ा होकर उसे पूरा घर किसी अजनबी सन्नाटे में डूबा हुआ दिखाई दिया। हवा में अजीब सी भारीपन थी, जैसे दीवारें खुद सांस रोककर खड़ी हों। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां, मां, मैं आ गया हूं। मां, कहां हो तुम? उसने धीरे से अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा आवाज लगाई, इस बार और बेचैनी से, पर घर उतना ही खामोश रहा जैसे वहां कोई हो ही नहीं। माथे पर पसीना छलक आया और कदम कांपते हुए वह अंदर बढ़ा। हर कमरे का दरवाजा खोलने पर सिर्फ खालीपन और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहे थे, जैसे घर की दीवारें उसे घूर रही हों। फिर उसने मां को खोजते हुए दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसकी मां छत से लटकी हुई थी, गर्दन में मोटी रस्सी बंधी थी और शरीर हवा में झूल रहा था। उनके चेहरे पर पीड़ा की गहरी छाप थी, आंखें बाहर निकली हुई थीं, जिनमें खून की लालिमा चमक रही थी। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं, गला सूख गया और उसने चीखने की कोशिश की तो आवाज गले में ही अटक गई। उसका शरीर कांप रहा था, पैर जमीन में गड़ से गए थे। तभी अचानक पीछे से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह झटके से पलटा और देखा कि ठीक वहीं मां के शव के बगल में नई दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पर एक डरावनी असामान्य मुस्कान फैल रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे और वह धीरे धीरे लेकिन साफ आवाज में कुछ बोल रही थी। जो भी इस घर में आया, मैंने उसे चैन से जीने नहीं दिया। मनोहर का परिवार हो या अब तेरी मां, सबको मैंने अपने साथ बांध लिया। और अब
है। उसकी सांसें, उसका शरीर, उसकी हंसी, उसका रोना सब मेरा है। गोपाल, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे पहले जो भी इस घर से भागने की कोशिश की, वे सब इसी छत से लटके मिले। और अब तुम्हारी बारी है। तू मेरी दुल्हन नहीं है, तू इस घर की बदुआ है। यह कहकर उसने पूरी ताकत से नई दुल्हन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज कमरे की दीवारों में गूंज गई और नई दुल्हन का शरीर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह गिरी, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और अचानक उसके चारों ओर से काला धुआं उठने लगा। वह धुआं कमरे में चक्कर काटते हुए छत से टकराया और फिर एक झटके में गायब हो गया। कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन दुल्हन का शरीर बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा रहा। गोपाल अपनी मां के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मां का झूलता हुआ शरीर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह सिर्फ यही कह पा रहा था, माँ, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक हफ्ता बीत चुका था। नई दुल्हन अब भी ठीक नहीं हुई थी। उसका इलाज गांव के वैद्य के पास चल रहा था, लेकिन उसकी हालत बार बार बिगड़ जाती थी। कभी बुखार में कांपती तो कभी रात को अचानक चीख उठती। गोपाल दिन रात उसके पास बैठा रहता, लेकिन उसके दिल में एक और भारी बोझ था, अपनी मां की मौत का राज। गांव के किसी भी आदमी को गोपाल ने सच नहीं बताया था। उसे डर और शर्म दोनों थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता, मां का झूलता हुआ शव और दुल्हन की वह डरावनी मुस्कान। उसके मन में यही सवाल गूंजता रहता, क्या मां की मौत की वजह उसकी ही पत्नी थी? नई दुल्हन ने ऐसा क्यों किया? अगर सच में हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ था, तो वह मेरी मां को जान से नहीं मार सकती। उसने ऐसा कैसे किया? क्या यह उसके मानसिक संतुलन का मामला है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा? गोपाल ने पूरे दिन मन को संभाले रखा था। मां का श्राद्ध पास आ रहा था और वह हर वक्त यही सोचता रहा कि अब घर में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन उस रात जब वह घर लौटा तो हमेशा की तरह उसके कदम दहलीज पर आते ही रुक गए। घर में वही पुराना सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें उसकी सांसों को भी सुन रही हों। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया और मन में एक अजीब सा डर घुलने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह भीतर गया और जैसे ही उसकी नजर कमरे की ओर पड़ी, उसका कलेजा कांप गया। छित से रस्सी लटक रही थी और उसमें नई दुल्हन का निर्जीव शरीर झूल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरा पीड़ा से विकृत था और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसका शव हवा में धीरे धीरे झूल रहा था, मानो दीवारों और दरवाजों ने भी उसकी आखिरी चीख को अपने अंदर कैद कर लिया हो। गोपाल वहीं खड़ा रह गया, उसकी सांसें गले में अटक गईं। आंखों के सामने मां की मौत का मंजर और अब दुल्हन का शव, दोनों मिलकर उसके होश छीन ले रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह घर है या किसी अदृश्य श्राप का कैद खाना। गोपाल के पैरों के नीचे की जमीन मानो खिसक रही थी। उसकी आंखें अब भी छत से लटकते शव पर टिकी थीं कि तभी अचानक उसकी नजर नीचे की ओर पड़ी। वहां कमरे के कोने में एक धुंध सी आकृति खड़ी थी। वह और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी, नई दुल्हन के शरीर में समाई आत्मा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं,
होंठ कांप रहे थे और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी साफ थी कि हर शब्द गोपाल के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मैं हूं वही औरत जिसे मनोहर के बेटे ने अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाया था, लेकिन उसने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। उसने मुझे बेइज्जत किया, मुझे ठुकराया और एक दिन गुस्से में आकर इसी छत से लटका दिया। मैं तड़प तड़प कर मरी। मेरी आत्मा इस घर की दीवारों में कैद हो गई और अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। जो भी इस घर में आएगा उसे मैं उसी तरह से लटका कर मार डालूंगी जैसे मुझे मारा गया था। गोपाल को अब पूरा सच समझ आ गया। यह साया कोई और नहीं बल्कि मनोहर की छोटी बहू की आत्मा थी, जिसे उसी तरह छत से लटका हुआ पाया गया था। यह वह दर्दनाक सच था जिसे वर्षों से दीवारें छुपाए बैठी थीं। जैसे ही यह हकीकत गोपाल के सामने आई, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे संभालने और सच बताने की कोशिश में वह हर किसी के पास गया, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझने लगे। कोई कहता कि उसने ज्यादा सोच लिया, कोई कहता कि जहन पर बोझ अधिक है। किसी ने भी उस त्रासदी की गंभीरता को समझा नहीं। कुछ दिनों बाद गोपाल की भी मृत्यु हो गई। लोग कहते रहे कि वह भूख कमी से मर गया, तो कुछ का कहना था कि उसने अपने माँ बेटी के दर्द और बचपन के डर के कारण अपनी जान दे दी। आज वही घर सन्नाटे और कहानियों का घर बनकर रह गया। टूटी फूटी दीवारें, लटकती हुई छत और हवा में गूंजती अनकही चीखें। गांव वाले अब उस जगह से दूर रहते हैं। बच्चे माँ बाप को चेतावनी में कहते हैं कि उस खंडहर के पास मत जाना, और कुछ रातों में अगर हवा सही दिशा में बहती है तो किसी की धीरे धीरे बड़बड़ाती आवाज और किसी की कोहनी पर पायलों की छन छन गांव के कानों तक पहुंच जाती है। मानो वह पुरानी आत्मा अब भी अपना हिसाब चुकता करने को बेकरार हो। कहानी सुनाते सुनाते शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर तक चाय की टपरी पर सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। यह हवा में बस कहानी की गूंज और शाम की नीरवता थी। फिर राजेंद्र काका उठे और अपने घर की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय सोहन भी उठने ही वाला था कि अचानक वही पुराने चाय वाले ने उसके सामने आकर कहा, यह सब काका कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि वे अपना घर बेचना नहीं चाहते। तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करो, वे कहानी झूठी सुना रहे थे। यह सुनकर सोहन का मन हल्का हुआ। उसने चुपचाप सिर हिलाया। फिर वह भी उठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम की ठंडी हवा में उसकी चाल धीमी और सोच में डूबी हुई थी, लेकिन अब वह कम से कम यह जान गया था कि सब सच नहीं था। जाते जाते रास्ते में सोहन को पता ही नहीं चला कि कब वह उसी पुराने घर के सामने आ गया। उसकी नजरें अनजाने में उस टूटी फूटी दीवारों और झूलते हुए दरवाजों की ओर टिक गईं। मन में अचानक ख्याल आया, एक बार घर के अंदर जाकर देख लें। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। कमरे में अजीब सी शांति थी। हर चीज जैसे समय में ठहर गई हो। दीवारें पुरानी और टूटी हुई, खिड़कियों से धूप का हल्का सा रोशनी का छींटा पड़ रहा था और हर कोने में गहरी खामोशी फैली हुई थी। सोहन की धड़कनें तेज हो गईं। तभी किसी दूर से झंझनाहट जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने घुंघरूरे पहने हों। सोहन की नजरें ऊपर उठी और उसने देखा, लाल साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे घर के गलियारे से गुजर रही थी। उसकी चाल अजीब और भयावह थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो।
सोहन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पैरों को तेजी से हिलाया और बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही पुरानी डरावनी छवियां घूमती रहीं और वह सोचता रहा, यह सच में कोई आत्मा थी या उसकी आंखों का वहम। इस तरह गांव का वह घर सदियों तक भूत या खंडहर बनकर रह गया। एक चेतावनी, एक डरावनी कहानी और एक रहस्य जिसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया।